अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू सुबह बखैर पाकिस्तान। उस्मा खान के साथ आप लोगों को वेलकम है, वार्म वार्म वेलकम है सुबह बखैर पाकिस्तान में। जैसे कि आपको पता है, हम लोग हमेशा शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल मैसेज के साथ, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ कि सारे दिन को खूबसूरत गुजारिए, अच्छे से गुजारिए, परेशानी नहीं कीजिए, और जो भी परेशानी है उसको बिलाए ताक रख के ये सोचिए कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ है, उनका तवक्कुल आपके साथ होना चाहिए। और जितनी भी परेशानी है उसको बताइए कि अल्लाह की ज़ात, मेरी बड़ी ज़ात मेरे साथ है। तो इसलिए जितनी भी परेशानी है ना जी, जो वो ख़त्म होके रहेगी। और दूसरी तरफ खुद की परेशानी तो है, लेकिन अगर किसी और को परेशानी लायक है और आप उसका मुदावा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। मोमिन की निशानियों में से ये है कि अगर उसको पता हो कि दूसरा बंदा, स्पेशली जो मुसलमान उसका भाई या बहन है, वो परेशानी में मुब्तला है, तो उसकी मदद करे, उसको सपोर्ट करे, जितनी सपोर्ट कर सकता है उसके अपने बस में है वो ज़रूर करे। क्योंकि जितना आप दूसरों के लिए दिल रखेंगे, नरम रखेंगे, अल्लाह ताला की क्रिएशंस की मदद करेंगे, अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। तो ये एक तरीका होता है वो सब लेने का जो इंसान को चाहिए होता है। चाहे वो, आप ये कह सकते हैं कि अगर उसको रिस्क चाहिए तो उसको रिस्क बांटना शुरू कर देना चाहिए। अगर उसको कोई भी भलाई चाहिए तो उसको भलाइयाँ बांटनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर उसको दुनिया में इज़्ज़त और मोहब्बत चाहिए तो उसको इज़्ज़त और मोहब्बत बांटनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं, जितना आप दुनिया में बांटेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ना, जो भी चीज़ आप देंगे वो करेंगे, आपको वापस मिलेगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसका जो एक आप कह सकते हैं कि साइड इफ़ेक्ट भी ये है कि फिर अगर आप बुराई बांटेंगे, अगर आप दुख बांटेंगे, अगर आप धोखा बांटेंगे, अगर आप परेशानी बांटेंगे, तो वो ऐसे आपको 10 फोल्ड होके वापस आता है। ये एक अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत निज़ाम रखा है कि अगर आप खुशियाँ देते हैं तो खुशियाँ आपको मिलती हैं, लेकिन अगर आप तकलीफ़ देते हैं, परेशानी देते हैं, तो मुकाफ़ात अमल आता है, आपको छोड़ता नहीं है। इसलिए किसी के साथ ख़राबी करने से पहले, ज़्यादती करने से पहले ये ज़रूर याद रखिए कि वो कहीं आपकी तरफ पलट कर ना आ जाए, क्योंकि इंसान हर एक अपने से तो ज़रूर मोहब्बत करता है ना। तो अपनी मोहब्बत के लिए ही ये लाजमी कर लें कि आप किसी को परेशान ना करें, किसी के लिए परेशानी का बायस ना बने। और फिर आप देखें कि आपको कामयाबियाँ कैसे नहीं मिलती, आपको खुशियाँ कैसे नहीं मिलती। दूसरों की खुशियों का ख्याल रखें, और क्या कहते हैं ना जी, उनकी उम्मीदों का ख्याल रखें और उनके राइट्स का ख्याल रखें, तो आपको हर चीज़ ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से मिलेगा। तो ये था हमारा आज का पॉजिटिव मैसेज, जो कि करते हैं हम शेयर, ताकि हम खुद भी मोटिवेट हों और आपको भी मोटिवेट करें। और क्या पता, इन्हीं मोटिवेशन में किसी के दिल से दुआ निकल जाए तो कार खैर में तब्दील हो जाती है। तो हमारी और हमारी टीम के लिए तो ये बड़ी एक एक हम कहते हैं कि हम तो बहुत रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि इस चीज़ का ज़रूर हमारे लिए दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। तो जी, अपने प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। देखते हैं कि कौन है हमारे साथ, जो कि आज हमें हमारे रिपोर्टर जी तला इकराम साथ होकर हमें न्यूज़ आज देने वाले हैं। क्या न्यूज़ है, न्यूज़ के वो तो हमें बताएंगे डिटेल्स में, लेकिन जो टॉपिक है, टॉपिक ये है कि जी अवाम जो है ना, वो उनकी चीखें निकल आई हैं महंगाई की वजह से, और तबाह हाल मईशत एक तरफ हो गई है, और सब्जियां, फल और दूसरी चीज़ें कितनी महंगाई की तरफ जा रही हैं। तो ये वो टॉपिक है जो कि हर जगह बहुत ज़्यादा इस पे बात की जा रही है। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तलहा, एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यू आर मोस्ट वेलकम। तो जी, हमारे रिपोर्टर हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ये बताइए तलहा कि आप मार्केट में हैं, बाहर हैं, क्या हालात हैं और क्यों अवाम इतने परेशान है? जानते तो हम हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स भी हमसे शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मार्केट में मौजूद हूँ। जैसा कि आप अकब में देख सकते हैं, आपको सब्जी भी नजर आ रही होगी, और आप ये भी साथ देख सकते हैं कि वो रश नजर नहीं आ रहा जो एक गैर मामूली मार्केटों में हमें रश देखने में नजर आता था। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में पिछले हफ्ते जो महंगाई की शरह है वो 2 साल बाद डबल फिगर क्रॉस कर चुकी है और 11% तक पहुंच चुकी है। ये वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट कह रही है, और उसमें जो रोजमर्रा की जरूरत अशिया हैं उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान को बातें कर रही हैं। और जो एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें जो कमोडिटीज की प्राइसेस हैं वो मैं कुछ आपके सामने रखता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि मार्केटें वीरान क्यों हैं, खाली क्यों हैं, और महंगाई की जो आजकल जुबान ज़द आम है वो क्यों है। तो किरायों में जो इजाफा हुआ है वो 30% इजाफा हुआ है, और इसकी वजह यह है, मैं बैकग्राउंड में थोड़ा जाऊं तो ईरान अमेरिका चूंकि जंग चल रही है, 60 रोज से ज्यादा इस जंग को हो चुके हैं। उस जंग की वजह से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 मरतबा पाकिस्तान में
इजाफा हुआ और 400 रुपए से जायद में अब हमें पेट्रोल का या डीजल का 1 लीटर खरीदने में मिल रहा है। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट करता है रोजमर्रा की अशिया पर, सब्जियों पर या दीगर जो फूड आइटम्स हैं उन पर। उसकी वजह से जो महंगाई की शरह है वो 2 साल बाद डबल फिगर क्रॉस कर चुकी है। और अभी मैं आपको किराओं में अगर जो इजाफा हुआ वो बताऊं तो 30% इजाफा हुआ। इसके साथ खुराक जो फूड आइटम्स में उनमें 17.63% का इजाफा हुआ है। खाने पीने की अशिया में 10.20% का इजाफा हुआ है। हाउसिंग, पानी, बिजली, गैस में 16.84% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कपड़े और जूते 6.20% तक महंगे हुए हैं। इसी तरह सब्जियां 40% तक महंगी हुई हैं और अंडे, दूध, गोश्त, चिकन, चावल, दाल और सब्जी, तो ये बेकरी आइटम भी इनके साथ महंगी हुई हैं। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है उनमें 40 से 50% तक का इजाफा हुआ है। एलपीजी में 38% तक का इजाफा हुआ है। तो ये जो सब्जियां ज्यादातर महंगी हुई हैं, 40% तक जो रिकॉर्ड जिनमें इजाफा देखने में आ रहा है, उसकी वजह यह है क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शायद मार्केट में उतनी ज्यादा सब्जी सस्ती आ रही है, लेकिन जब वो मकामी मार्केटों में आती हैं तो चूंकि पेट्रोलियम प्राइस बहुत ज्यादा है और जो शॉपर जो यूज होता है आगे लोगों को देने के लिए, वो चूंकि ईरान में तैयार होता था, जिस चीज से वो तैयार होता है वो ईरान से आती है, तो उसकी वजह से वो महंगा हुआ। तो इस तरह से जो कॉस्ट है इसकी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो गरीब आदमी की पहुंच से दूर है इस वक्त जरूरी अशिया, उसकी वजह से मार्केटें हमें वीरान नजर आ रही हैं। और गोश्त है उसकी कीमत भी बढ़ चुकी है, इसी तरह दूध है उसकी कीमत भी बढ़ चुकी है। तो जिस जिस चीज का आप नाम लेंगे, हाथ लगाएंगे, वो आदमी की पहुंच से दूर ही हमें नजर आता है। जी, जी। लेकिन तलहा एक तो हमारा पॉइंट है और हमें उसको कंसिडर भी करना चाहिए कि पेट्रोलियम की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, जबकि हमारा जो पेट्रोलियम का रास्ता है वो तो सऊदी अरब से होके आता है और वहाँ से हमें एज सच प्राइसेस का भी फुकदान नहीं है, शॉर्टेज भी नहीं है। और ईरान का जो रास्ते अपनाए हरमस, हाँ, उससे जो भी आपकी एक तरसील है पेट्रोल की या आपकी इनकी प्रोडक्ट्स की, वो एक असर रखती हैं। लेकिन ये सऊदीया से होने के बावजूद समझ नहीं आती कि 4-4 दफा प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, जबकि जहाँ पे जंग लगी हुई है, यूएस है या ईरान है, वहां आप देखेंगे कि वहां पे प्राइसेस नहीं बढ़ी। इवेंचुअली हो क्या रहा है, तो महंगाई के असरात फिर क्यों आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि इनडायरेक्टली आपकी फ्यूल जो है कंजम्पशन या प्राइसेस, वो सब डायरेक्टली रिलेटेड है आपके इन्फ्लेशन से। फ्यूल बढ़ता है तो हर चीज महंगी हो जाती है, सब्जी बढ़ जाती है, फ्रूट बढ़ जाता है, आपका इवन रोटी बढ़ जाती है, हर चीज बढ़ जाती है, क्योंकि कहते हैं जी कॉस्ट आ जाती है इसके अंदर ज्यादा आपकी ना सिर्फ मूव करने की। तो ये भी तो एक जरिए है जो समझ से बाहर है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, लेकिन ये पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, जबकि सारी दुनिया में अगर आप कंपैरिजन में भी देखें तो उस तरह से प्राइसेस बढ़ नहीं रही। यूरोप सबसे ज्यादा मुतासिर है इन चीजों से, इन असरात से, लेकिन वहां भी प्राइसेस इस तरह इंक्रीज नहीं हो रही जिस कदर इंक्रीजेस हमारी हो रही हैं। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत जबरदस्त है और बहुत अहमियत का हामिल इस तरह से है कि जिस तरह भी आपने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत से पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है, लेकिन उस तरह हमें दीगर ममालिक में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हुई नजर नहीं आती जिस तरह पाकिस्तान में बढ़ी। और पाकिस्तान उन 3 ममालिक में शामिल है जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 40 से 50% तक बढ़ी हैं पिछले 60 दिन में। और अब पेट्रोल और डीजल का 1 लीटर 400 रुपए में ज्यादा मिल रहा है, 400 रुपए से ज्यादा मिल रहा है। और इस तरह अगर देखा जाए ओवरऑल वर्ल्ड में तो 95 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर कुछ में कम और कुछ में ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि समझ नहीं आती पाकिस्तान में इतना महंगा पेट्रोल क्यों है, क्योंकि आपने हुर्मुज़ से तरसील भी हुई है, पाकिस्तान के पास 24 से 28 दिन के रिजर्व भी पाए जाते हैं। तो उसमें कुछ डाटा है जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। उसमें एक तो हुकूमती मौकफ ये है कि आपने हुर्मुज़ की बंदिश है, नाकाबंदी है, बहरी नाकाबंदी ईरान की, ईरान अमेरिका जंग चल रही है, तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन इसमें कुछ फिगर हैं जो कि जानना इस तरह जरूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान में 1 लीटर जो पेट्रोल है उस पर 32% टैक्सेस आयद हैं, जिनकी कीमत बनती है 129 रुपए 72 पैसे। ये भी गरीब आदमी जो है वो 1 लीटर पेट्रोल में पे करता है। इसी तरह जो कस्टम ड्यूटी है वो 23 रुपए 72 पैसे है 1 लीटर पेट्रोल पर। इसी तरह जो लेवी है वो 103 रुपए 50 पैसे 1 लीटर पर आयद होती है। इसी तरह क्लाइमेट जो लेवी है वो 2 रुपए 50 पैसे। तो ये सारी चीजों को मिलाकर पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो तकरीबन 400 रुपए से जायद में हमें 1 लीटर पेट्रोल का पड़ रहा है। बेसिकली
जो आबरे हुर्मुज की बंदिश है वो जरूर यहाँ पर है, उसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, दुनिया में बढ़ी हैं। और अगर लेकिन ये आधा सच है हुकूमत का। दूसरा आधा सच जो मैंने आपको बताया, कस्टम ड्यूटी है, लेवी है, दीगर जो टैक्सीज हैं वो भी इसमें आयद हैं, और ये सब मिलकर पेट्रोल की जो कीमत है वो 400 रुपए से ज्यादा करते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो FBR का रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन हदफ है उसमें 683 अरब रुपए का शॉर्टफॉल चल रहा है। और IMF ने पाकिस्तान को ये तलकीन की है, हिदायत की है कि वो जो डीजल पर और पेट्रोल पर लेवी है उसमें इजाफा करे। उसमें इजाफा इसलिए करे ताकि जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, जो कि साल के आखिर तक 900 अरब रुपए क्रॉस करने का खर्चा है, वो कम हो सके, उसको कवर किया जा सके। और जहां तक बात करें दुनिया की, तो दुनिया के 95 ममालिक में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। और रीजनल कंट्रीज की बात करें तो बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जहां पर जंग के 48वें दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, और वो सिर्फ 16% तक बढ़ी हैं। जबकि हमारा एक हमसाया मुल्क, वहां पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी ही नहीं। वहां की हुकूमतों ने फैसला किया कि वो खुद बर्दाश्त करेंगे, ना कि गरीब आदमी इसके बोझ को बर्दाश्त करे। और बांग्लादेश में 16% कीमतें क्यों बढ़ी? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नाफिज की, और उस पॉलिसी के वजह से बांग्लादेश में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो पहुंच से बाहर नहीं गई, पहुंच में रही। वहां पर उन्होंने ये किया कि जो मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां हैं उनकी एक तरह से हद मुकर्रर कर दी कि ये गाड़ी इतने से ज्यादा लीटर पेट्रोल एक महीने में इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो इस तरह के इकदाम जो कि पाकिस्तान में नहीं देखे गए, हुकूमती फुकदान रहा पॉलिसीज का, जिसकी वजह से हमें आज ये जो लीटर पेट्रोल और डीजल है ये 400 रुपए से जायद में मिल रहा है। जी, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ली छोटी सी ब्रेक, आए वापस ताकि और बातें कर सके राना उमैर के साथ जो होने जा रहा है गाड़ियों के खाम माल पर टैक्सेस में कमी पे गौर। जी उमैर, तो क्या कहते हैं आपकी हुकूमत का आइंदा बजट में क्या वो फैसला करने जा रहे हैं कि गाड़ियों के खाम माल पर टैक्सेस में कमी की जाए? आइंदा माली साल का जो वफाकी बजट है दोनों के जो हिकमत अमली है वो कंप्लीट हो चुकी है। ऑटो सेक्टर के जो गाड़ियों के पुर्जे हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, वो इंपोर्ट की जाएंगी या फिर पाकिस्तान में उसके पुर्जे तैयार किए जाएंगे। उसमें सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 6% जो है वो परसेंटेज लगाई गई है, जो कि ना होने के ही बराबर है। जो गाड़ियां यूज करने वाले हैं, जो स्पेयर पार्ट्स वाले हैं, तो उनके लिए किस्म की जितने भी ऑटो सेक्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी ये गुड न्यूज है। अब ये जो तरीकाकार होगा हुकूमत का, अब वो देखना होगा जो ऑटो सेक्टर्स के हवाले से होंगी। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जो ई गाड़ियां हैं, उनके हवाले से जो है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि ये तमाम तर जो चीजें हैं हिकमत अमली तैयार करके ऑटो सेक्टर्स के हवाले से वो IMF की इसमें मंजूरी भी हो चुकी है। तो ज़राए सनत व पैदावार, ये कहना है जो हुकाम है ज़राए सनत व पैदावार के, उनका ये कहना है कि ये चीजें हुकूमत ने कंप्लीट आउट कर ली हैं, क्योंकि अभी बजट भी की तैयारियां भी उनको भी अपनी शक्ल दी जा रही है। वीकली तौर पर एक एक जो पॉइंट्स है वो IMF से शेयर किया जाता है। अब IMF की चूंकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास भी कल होने जा रहा है, तो दो गुड न्यूज है, एक ऑटो सेक्टर के हवाले से और एक पाकिस्तानी जो फाइनेंशियल पाकिस्तान को चौथी किस्त मिलनी है उसके हवाले से। जी, अच्छा, ठीक है। तो ये जो कहा जा रहा है कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत ड्यूटीज़ में मरहलावार कमी की जाएगी और ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बेशक 5% और असेंबल्ड यूनिट्स पर 10% मुकर्रर करने की भी तजवीज़ है। और इलेक्ट्रिक बाइक, रिक्शा और गाड़ियों को 22 ड्यूटी शराइत से इस्तना देने की सिफारिश है। तो ये ज़्यादा आपकी जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये उनके लिए ज़्यादा हो रहा है, या फिर वैसे भी जो आपकी असेंबल्ड गाड़ियां हैं, चाहे वो हाइब्रिड हो या आपकी जो नॉर्मल गाड़ियां हैं वो सब हो, ये इन सब के लिए है या ऑटोमोबाइल्स के लिए ज्यादा है? देखिए, ये हाइब्रिड, जितनी भी हाइब्रिड गाड़ियां हैं ये उनके लिए हैं, क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी थी वो 10% पे आ गई है और जो रेगुलेटरी ड्यूटी है वो 6% पे आ गई है। क्योंकि अभी जो सनत पैदावार के जो हुकाम है ये भी सिर्फ उनकी तरफ से एक पॉलिसी शेयर की गई थी IMF को, चूंकि हुकूमत हाइब्रिड गाड़ियां और बाकी तमाम जितनी भी ऑटो सेक्टर्स में ये गाड़ियां आती हैं, रिक्शा हो गया या दूसरी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, हुकूमत ने IMF से ये तमाम पॉलिसी शेयर की थी। क्योंकि अभी IMF की जानिब से जस्ट हाइब्रिड गाड़ियों के लिए ये कंक्लूजन लगा के जो है वो उनको एक्सेप्टेंस दी गई थी, मंजूरी IMF से दी गई थी।
अभी दो चीजें इसमें देखनी है, एक कस्टम ड्यूटी है और एक रेगुलेटरी ड्यूटी है। चूंकि कस्टम ड्यूटी जो है वो ऑब्वियसली हुकूमत बेनिफिट में जाती है, और जो रेगुलेटरी ड्यूटी है वो पाकिस्तान स्पेयर पार्ट्स पे और उस पे जो इंपोर्ट्स होकर आती हैं उस पे लगती हैं। तो ये दोनों चीजें जो गाड़ी यूज करने वाले हैं, जो हाइब्रिड गाड़ियों वाले हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज है। आईएमएफ इसकी मंजूरी जो है वो ऑलरेडी 70 to 80% दे चुका है। बाकी हुकाम का ये कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज में ये मुकम्मल तौर पर जो है वो मंजूर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और मुकामी असेंबल ईवी गाड़ी को दरामदी मुकम्मल तैयार गाड़ियों पर तरजीही तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला भी किया गया, और हुकूमत के जानिब से ऑटो सेक्टर मराद को मरहलावार नॉर्मल रजीम में मुंतकिल करने का प्लान किया जा रहा है। देखें, 2 से 3 प्लान्स आईएमएफ से शेयर किए गए थे ऑटो सेक्टर्स के ही हवाले से। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2 ड्यूटीज आयद की गई थी, कस्टम और रेगुलेटरी। तो ये जितने भी ऑटो और हाइब्रिड निज़ाम है पाकिस्तान में, वजीर खजाना इसके हक में है, और ये हमेशा हाइब्रिड निज़ाम में इस्लाहात की बात करते हैं वजीर खजाना। चूंकि अब हम प्रोग्राम में चल रहे हैं आईएमएफ से, हमें जो चीज आईएमएफ मंजूर करता है तो मजबूरन हमें उसी चीज की तरफ जाना पड़ता है। जो हाइब्रिड निज़ाम था वो आईएमएफ पहले रिजेक्ट कर रहा था, चूंकि अभी पाकिस्तान में जो हाइब्रिड निज़ाम है उसके स्पेयर पार्ट्स का भी इशू है। ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान उसको कम बनाता है तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान इंपोर्ट करता है तो वो आईएमएफ की शराइत से मुतल्लिक ही उसमें कस्टम ड्यूटी लगेगी, और उसी पे ही जो हाइब्रिड निज़ाम होगा उसमें रेगुलेटरी ड्यूटी लगेगी। तो आईएमएफ कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी की दो बातें करता है। तो हुकूमत ने जो सनत व पैदावार के हुकाम है उनकी जानिब से आईएमएफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि जो कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी है हाइब्रिड निज़ाम में, उसकी परसेंटेज को लो किया जा सके। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ है इंफॉर्मेशन जो कि हमारे साथ शेयर की है राना उमैर ने। बहुत शुक्रिया आपका राना उमैर, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि क्या होने जा रहा है गाड़ियों के मुतल्लिक, और क्या टैक्सेस और स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे क्या हो रहा है। और यही है कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को भी कहा जा रहा है हुआ था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं, और हम देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रही हैं स्पेशली ऑटो मोबिलिटी को लेकर। तो यहाँ पे जी अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली, महंगाई से भी रिलेटेड, और हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके ऊपर क्या टैक्सेस की सूरत हाल होने जा रही है। अब वक्त हुआ चाह रहा है हमारी न्यूज़ ब्रेक का, जो कि हमारी अच्छी सी न्यूज़ टीम कर रही है आपका इंतज़ार, ताकि आपके साथ कर सके न्यूज़ शेयर। तो जल्दी से लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन है। सो सी यू आफ्टर द न्यूज़ ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ली हमने ज़बरदस्ती न्यूज़ ब्रेक जिसमें खूब सारी बताई आपको इन्फॉर्मेशन हमारी न्यूज़ टीम ने। अब वापस आते हैं अपने शो की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास क्या लेटेस्ट न्यूज़ है जो आपसे शेयर कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है कोकफ फरसोहरी, इफ़ आई एम सेइंग इट राइट, उनका जो फैमिली नेम है। ये है अमेरिकन जर्नलिस्ट जो कि वहाँ पे मेजर चैनल्स के लिए काम करते रहे हैं। आज हमने उनको बुलाया है कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि हमें समंदर पार वहाँ से भी मिल सके, यूएस से भी मिल सके, और इसके अलावा जो अमेरिका, इसराइल और आपको पता है कि ईरान के दरमियान एक वॉर चल रही है और उसमें चाइना का भी कुछ किरदार है। आज सब कुछ हम उनसे डिस्कस करेंगे, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेंगे। सो वेलकम टू द शो कोकब। You're welcome. Thank you very much. Thank you for having me. बहुत शुक्रिया। You're most welcome। ये सबसे पहले बताइए कि क्या न्यूज़ है आपके पास, कुछ शेयर कीजिए अपडेट्स हमारे साथ। जी देखिए, सदर ट्रंप ने कल एक मरतबा फिर पुरुमीदी का इजहार किया। उनसे जब पूछा गया कि ईरान, एक सहाफी ने उनसे ये कहा कि ईरान ने आपके जो प्रपोजल्स हैं उन्हें मुस्तरद कर दिया, तो उससे ज़ाहिर है उन्होंने कुछ बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं है, और हमारी मुस्बत बातचीत चल रही है। उसके साथ साथ खबरें ये भी हैं कि वन पेजर यानी कि एक पेज का यानी एक सफ़े का कोई प्रपोजल है जिसके लिए दोनों ममालिक ने आमादगी जाहिर कर दी है, ईरान ने भी और अमेरिका ने भी, जिसमें कि 14 नुकात रिपोर्ट किए जा रहे हैं। सर फहरिस्त जो मामला है वो तो ज़ाहिर है आबना हुर्मुज़ का ही है, और आबना हुर्मुज़ का ही मामला होना चाहिए, क्योंकि उसके सबब ज़ाहिर है कि तकरीबन इस वक्त भी 2000 के करीब जहाज जो है फंसे हुए हैं, और दुनिया की 20% के करीब जो ट्रेड है जिस वक्त आबना हुर्मुज़ खुली हुई थी ऑयल की,
आलमी मंडी में, वो वहां से होती थी। उसके जो उसके असरात हैं बहुत मनफी हैं। अमेरिका में उसके असरात महसूस किए जा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि यूरोप में कितने शदीद उसके असरात होंगे, जो कि आबनाए हर्मुज उनके लिए बहुत ज्यादा समझे कि एक लाइफ लाइन की हैसियत रखती है उनकी ऑयल सप्लाई के लिए। तो इसलिए वही मामला सर फहरिस्त है, और जब दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत का आगाज होगा तो फिर देखते हैं कि किस करवट ये ऊंट बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चाइना में डेलीगेशन है, उसके मुतल्लिक आपकी क्या राय है कि क्या पॉजिटिव उसकी तरफ जा रहा है? अब चाइना भी की भी इन्वॉल्वमेंट सामने है। पहले तो वो बैकडोर उनकी पॉलिसीज में दे वर इन्वॉल्व, लेकिन अब वो फ्रंट पे आके इस चीज़ के अंदर काफ़ी एक मुतहर्रिक किरदार बन रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, ईरान इस पूरी की पूरी जंग को एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से वो इस पूरे मामले को बहुत मुख्तलिफ अंदाज से हैंडल कर रहा है। आप अंदाजा लगाएं, ऐसा नहीं हुआ था कि अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया और तालिबान का कोई वफ्द जाकर मॉस्को में या बीजिंग में मिल रहा हो। इसी तरह से इराक पर जब हुआ था तो ऐसा नहीं हो रहा था। ईरान बिल्कुल ये शो कर रहा है कि जैसे कोई इशू ही नहीं है, दो ममालिक के दरमियान जंग है, ठीक है। अमेरिका, अब आप ये देखिए, अमेरिका की इतनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आपको हैक्टिक नजर नहीं आती। जो उनके अपने एलाइज हैं, जो ट्रेडिशनल उनके एलाइज रहे हैं, जो कि यूरोप है, यूरोप उनका करीब तरीन एलाय है, ठीक है। मिडल ईस्ट में उनका सबसे करीब उनका जो करीब तरीन एलाय है वो तो इसराइल है, वो जो कि इस जंग में शामिल है। लेकिन आपको ये नहीं नजर आएगा कि अमेरिका के वजीर खारजा अपने इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, जबकि ईरान दुनिया को यह बावर कराना चाहता है कि वो इस मामले की दुरुस्त सिमत में खड़ा है। दुनिया उसके साथ, अभी ईरान बावर कराना चाह रहा है, ऐसा है या नहीं वो एक अलग बात है। मैं आपको ईरान का जो तर्ज फिक्र है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ईरान का वफ्द मॉस्को जाता है, ईरान का वफ्द बीजिंग जाता है, ईरान का वफ्द ज़ाहिर इस्लामाबाद तो गया ही है, उसके अलावा फिर वो मस्कत भी गए। तो इस तरह से ईरान अपने आप को ही दिखा रहा है कि वो इन मामलात को सिफारतकारी के जरिए हल करना चाहता है, और साथ साथ वो जंग की बात भी करते हैं। जबकि सदर ट्रंप की जो पॉलिसी है वो ये है कि वो बहुत सख्तगीर हैं, वो ईरान से बहुत सख्त तरीके से निपटेंगे। चाइना एक बहुत अहम प्लेयर है, इसलिए चाइना से खासकर इस मुलाकात की टाइमिंग भी बहुत अहम है। जो ईरान का वफ्द पहुंचा है, और जाहिर है वहां पर भी उसी किस्म की गुफ्तगू हुई कि जंग जारी रखना किसी के मफाद में नहीं है, इसलिए फौरी तौर पर इसका तस्फिया होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी इस पर है कि जो सेकंड डायलॉग फेज होने जा रहा है, तो उस पे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का किरदार तो पहले भी बहुत इम्पोर्टेंट था, अभी भी उनका किरदार काफ़ी ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये डायलॉग कहाँ होगा, किस तरह से होगा, और क्या नज़र आ रहा है आपको कि विल द सीज़ फायर विल कन्वर्ट इनटू मुस्तकिल जंग बंदी, या ख़त्म होने जा रही है जंग? काफी हद तक इस बात के इम्कानात हैं। देखिए, पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है वो काबिल सताइश है, लेकिन उससे बहुत कुछ ममालिक को तकलीफ भी है, और जाहिर है इसमें कोई सीक्रेट नहीं है गेस करने में कि सर फहरिस्त उसमें इंडिया है। इसलिए पसे पर्दा बहुत से ममालिक की कोशिशें होंगी, कुछ गल्फ कंट्रीज भी हो सकते हैं। इस वक्त जाहिर है आप देख रहे हैं कि यूएई से पाकिस्तान की किस तरह के मरासिम है। तो कुछ ममालिक यकीनन ये कोशिश कर सकते हैं कि जो वेन्यू है, अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है तो जाहिर है इस्लामाबाद का नाम बहुत ज्यादा नुमाया तौर पर मुस्बत मायनों में सामने आएगा। मसलन ये कि अगर आप उसे इस्लामाबाद डिक्लेरेशन कहेंगे तो तारीख में अमर हो जाएगा पाकिस्तान और इस्लामाबाद का नाम। बहुत से ममालिक को इससे यकीनी तौर पर तकलीफ होगी कि तारीख में अच्छे मायनों में इस्लामाबाद को याद रखा जाए, तो उनकी कोशिश होगी कि ये जेनीवा डिक्लेरेशन के तौर पर इसे याद रखा जाए, तो ये स्विट्जरलैंड में हो जाए मुज़ाकरात। हो सकता है कोई ये कहे कि जी कोई बिल्कुल ही एक अलग वेन्यू चुन लेते हैं, हालांकि ऐसी कोई खबर नहीं है, मैं एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, सिंगापुर डिक्लेरेशन हो जाए तो यकीनी तौर पर। लेकिन जो किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है, पाकिस्तान डिजर्व करता है कि ये कोई भी इस तरह का तस्फिया हो, कोई मुआहिदा हो, कोई डिक्लेरेशन हो, तो वो इस्लामाबाद में हो, और उसे इस्लामाबाद मुआहिदा या इस्लामाबाद डिक्लेरेशन ही कहा जाए। पाकिस्तान की एफर्ट्स जितनी हैं, पाकिस्तान ने जितनी काविशें की हैं, पाकिस्तान यकीनी तौर पर ये मेडल डिजर्व करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहते हैं आपके जो ये नाकाबंदी हुई है आबनाए हरमस की,
और उसके ऊपर क्या ईरान का वो है कि क्या पार्शली वो इसको ओपन करना चाहते हैं, या फिर दोनों ही स्टेंजेंट हो के यूएस भी, उन्होंने भी नाकाबंदी एक साइड से की है, दूसरी तरफ से ईरान ने, कि वो एक ही मौक़िफ़ पर कायम है कि जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे तब तक ये कम्प्लीटली बंद रहेगी, या फिर इसको पार्शली ओपन कर रहे हैं, या फिर कोई फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ममालिक की इसकी तरफ देखी जा रही है? देखिए, अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो यकतरफा नहीं होगी। अभी तक ईरान ने यह साबित किया है कि वो किसी भी तरह के यकतरफा इक़दामात पे आमादा नहीं है। अच्छा, अब ये आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से ईरान ने दुनिया को मुश्किल में तो डाल दिया है, लेकिन हम ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि ईरान का कोई नुकसान नहीं है। देखिए, जब दुनिया इस वक्त जिस तरह से ग्लोबल विलेज बन गई है, तो उसमें कोई एक मुल्क इस तरह से थ्राइव नहीं कर सकता कि वो बाकी पूरी दुनिया अगर मुश्किल में हो। ईरान में भी ज़ाहिर है ज़िंदगी बिल्कुल मुअत्तल हो गई है। ठीक है, वहाँ पर रोज़मर्रा के मामला उस तरह से नहीं है, लेकिन फ़र्क पड़ता है। उनके भी मफ़ाद में है कि ये मामला अब हल हो, क्योंकि देखिए उन पे जो पाबंदियाँ लगी हुई, माशी पाबंदियाँ, वो हटने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ईरान को ही होगा, उनके अवाम को होगा। वो रकम जो उनकी जो पाबंदियों के तहत इस वक्त मुंजमद है, जब उन्हें मिलेगी तो वो अपनी अवाम की फलाह पे लगाएंगे। और हमें याद रखना चाहिए कि जनवरी में जो मुजाहरे हुए थे वो ईरान में बिल्कुल लेजिटिमेट इश्यूज थे, वहां पे लोगों के ग्रीवियंसेस थे, मसाइल थे, और ईरान की हुकूमत खुद भी ये समझती है कि उन मसाइल को हल होना चाहिए। और अगर ईरान पे से पाबंदियां हट जाती है माशी तौर पर, तो ईरान को बहुत ज्यादा फायदा होगा माशी तौर पर। तो इसलिए इस मसले का हल होना ईरान के मफाद में है। हाँ, ये जरूर है कि ईरान इस जंग को अपनी बका की जंग समझता है, वो अपने सर्वाइवल का मामला समझता है। इसलिए ईरान इतना आगे चला गया है कि उसने अपना नुकसान होने के बावजूद भी अपना हुर्मुज़ पर जो पाबंदियां हैं उनको बरकरार रखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि जी उनको कुछ फायदा भी हो रहा है वहां से जो उन्होंने पैसे लेने शुरू कर दिए, बट ये बहुत शॉर्ट टर्म चीज है। असल बात यह है कि ईरान इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर है। इस तरह से कि एक स्ट्रेट में आप टोल कलेक्ट करके पूरी दुनिया मतलब अपना पूरा का पूरा जो निज़ाम मुमलिकत नहीं चला सकते। इसलिए ये ईरान के मफाद में भी है कि जल्द अज जल्द ये तनाज़ा खत्म हो, इसका कोई तस्फिया निकले और दुनिया मामूलात जिंदगी जो दुनिया के मुतासिर हुए वो बहाल हो और दुनिया मामूल की तरफ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया कोकब, आपका साथ होने का। जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहे, एनीथिंग दैट यू थिंक इज इम्पोर्टेंट, इनसे हमने सीखा है इन जंगों से, स्पेशली ये जो भी रिसेंट हुई है, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड टू इट? जी, वो साहिल लुधियानवी ने कहा था ना, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। तो ये जो जंग इस वक्त हुई है, ये मैं मतलब जहरे मैं पेशगी आपके सुनने वालों को कह दूं कि इसके असरात आने वाले दिनों में भी देखे जाएंगे। जो कुछ आज हो रहा है, जैसे कि मिसरा जो दूसरा था कि आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी, ये इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होगा। कतर में जो एलएनजी टर्मिनल तबाह हुआ है, जो दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जो रेमिटेंसेस, खासकर मैं पाकिस्तानी ऑडियंस से अगर मुखातिब हो सकूं तो बहुत बहुत इसके दूररस असरात हैं जो कि आने वाले दिनों में इसका पेन महसूस होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको लगता है, हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि नहीं आपने बड़ा ही अच्छा एनालिसिस दिया है, तो इसलिए आपको एक दो क्वेश्चंस आपसे और भी करने हमारे ज़रूरी हैं। तो ये बताइए कि अभी जो सारा चल रहा है इस वक्त, यूएस का रोल तो इस पे है ही, लेकिन साथ ही आपको पता है इसराइल एंड देन इंडिया, ये लोग भी सारे इसमें शामिल हो चुके हैं। तो आपको लगता है कि कोई ब्लॉक चेन्स क्रिएट होंगे, कोई आप उस इकोनॉमी शिफ्ट देखेंगे इस जंग के बाद, और नए उस पे वो होंगे, जैसे कि आपने कहा कि बताया कि ईरान जो है डिफरेंट ममालिक के पास जा रहा है, तो क्या आपको ये शिफ्ट और शफल भी नजर आ रहा है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल होगा। देखिए, एक तो बिल्कुल इस वक्त जो नजर आ रहा है, बिल्कुल यानी इसमें तो कोई इब्हाम है ही नहीं, वो यूएई का मामला है। यूएई बिल्कुल उसको समझे यंगर ब्रदर समझा जाता था सऊदी अरेबिया का। हम ये नहीं कभी भी तसव्वुर कर सकते थे कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उसकी पॉलिसी किसी भी तरह से सऊदी अरब से मुख्तलिफ होगी। अगर आपको याद हो वो बुहरान जो कतर और सऊदी अरेबिया के दरमियान था, तो उसमें यूएई का जो रोल था वो बिल्कुल उनके छोटे भाई की तरह था। लेकिन फिर गुज़िश्ता कुछ वर्षों में हमने देखा कि सूडान के मामले में और लीबिया के मामले में, यमन के मामले में यूएई की पॉलिसीज जो है वो सऊदी अरब से कुछ
मुख्तलिफ थी, और जाहिर है वो फिर अब आश्कार हो गए मामला कि वो इजराइल से कुर्बत थी जो यूएई की। तो एक तो ये चीज होगी कि आने वाले दिनों में इंडिया और इजराइल का असर रसूख यूएई पे बहुत ज्यादा होगा। यूएई एक मुत्तहदा अरब अमारात एक मुमलिकत ही नहीं है, वो बहुत स्ट्रेटेजिक वैल्यू है इस सेंस में कि वो फाइनेंशियल हब है, वो ट्रांजिट हब है। पाकिस्तान से ट्रेड अगर आप देखें, चाहे वो बाय सी हो बाय एयर हो, जितनी भी कोरियर कंपनीज है सब कुछ है वो अबू धाबी या दुबई या इधर से, फिर जितने भी बिजनेसेस हैं, फिर जो लोगों के इन्वेस्टमेंट का है। तो अगर दुबई एक बिल्कुल इस तरह का मुल्क बन जाता है कि पाकिस्तान, खासकर आप अपने, चूंकि मैं पाकिस्तानी ऑडियंस से बात कर रहा हूं, कि उनको ये महसूस होने लगे कि वो इंडिया या इजराइल के बहुत ज्यादा जेर तसल्लुत है, तो पाकिस्तानियों का कंफर्ट लेवल जो है वो नहीं होगा। दिन में 4-4 5-5 फ्लाइट्स जो आनी जानी रहती थी, ये चीज जो है, एक तो ये शिफ्ट आपको बहुत नुमाया तौर पर देखने में आएगा। दूसरा ये कि अब कतर और सऊदी अरेबिया की कुर्बत बढ़ेगी, क्योंकि कतर ने अपने आप को काफी हद तक साबित किया है कि वो एक रिलायबल एलाय है। ओमान ने बहुत बहुत अहम किरदार अदा किया है, बहरीन ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, कुवैत एक अहम मुल्क के तौर पर, अभी तक कुवैत की बस जो है शोहरत वो ये थी कि जी सद्दाम हुसैन ने चंद घंटों में, मतलब सुबह नाश्ते के बाद उसने इरादा किया और दोपहर के खाने के बाद वहां कब्जा कर लिया, इस तरह की उनकी शोहरत थी कि जी एक अमीर और कमजोर सा मुल्क है। अब ये ममालिक जो है अपने आप को रियलाइन करेंगे। फिर शायद आपने देखी हो वो खबर कि सऊदी अरब और कुवैत ने जो अमेरिका के अड्डे हैं वहां पर, जो उनके मुतालिक उन्होंने अब कुछ अपनी नई पॉलिसी का ऐलान किया है कि अब वो इस पर नजरसानी करेंगे कि वहां पे, तो अमेरिका का जो रोल था एक अम्ब्रेला का, सिक्योरिटी अम्ब्रेला का, वो उसमें बहुत ज्यादा शिफ्ट आएगी। तो ये जाहिर है वक्त कम है, बहुत सी और बातें हैं, लेकिन चूंकि मतलब मैं कोशिश की कि पाकिस्तानी ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें अहम हो सकती हैं वो मैं आपको बता दूं। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बड़ा ही एक हमें समराइज़ करके एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जो कि डेफ़िनेटली दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन फ़ोरसी एज़ वेल कि क्या इस पे होने जा रहा है, स्पेशली जो हालात साइड पे हो रहे हैं। इवन ये भी कहा गया कि यूएई पाकिस्तानी जो आपके लेबर्स हैं, ये भी अफ़वाहें उड़ी कि उनको भेज रहा है, और बहुत ज़्यादा एक बड़ा नंबर है जो कि भेज रहा है। तो ये अब वो सारे वॉर की रिपरकशंस हैं जो आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो एक आपने बताया कि ब्लॉकचेन तो बनेंगे ही, लेकिन ये कैसे ये हब्स हैं, किस तरह से ये डिस्टॉर्ट होंगे, किस तरह से असरअंदाज होंगे, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट था। बहुत बहुत शुक्रिया कोकब साहब आपका, आपने बहुत एक अच्छा व्यू दिया। सो थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। यू आर मोस्ट वेलकम। तो हमारे साथ मौजूद थे कोकब फरसूरी, जो कि अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, काम कर चुके हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ, और बाकी भी काफ़ी जो मेजर चैनल्स हैं वहाँ पे मीडिया हब्स हैं उनके साथ ये लिंक्ड रहते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आने वाली जो जंग है शुरू हो चुकी है, लेकिन आने वाले जो हालात हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं कि होने जा रही हैं, और स्पेशली अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कि जंगबंदी की तरफ जाए बात, सीज़ फायर के बाद जो है वो कंप्लीट एक जंग, इसकी क्लोजर इसका हो जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों जो फ्रीकैन हैं अमेरिका और ईरान, वो इन चीज़ों के ऊपर एक प्रैक्टिकल सोच को अपनाएं। तो जल्दी से चलते हैं न्यूज़ ब्रेक की तरफ। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कौन से गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया। सो ये आफ्टर द न्यूज़ ब्रेक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी हमारे साथ मौजूद है हमारे एक और न्यूज़ रिपोर्टर, हमारे ब्यूरो चीफ रोज़ न्यूज़ कराची से आदिल अली। आदिल अली के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक तो जो हीट वेव चली है कराची में उसके मुतल्लिक, और साथ ही साथ जो वहाँ पे पानी के मसाइल हुए हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। सो जी आदिल, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वालेकुम सलाम, यू आर मोस्ट वेलकम। आदिल, ये बताइए, क्या वहाँ पे हीट वेव सुना है बहुत ज़्यादा हो रही है, डेथ हो रही है लोगों की, क्या हालात हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, जैसा कि आप खबरों में भी देख भी रही होगी, दीगर जराए भी आपको बता रहे हैं, कराची में इस वक्त गर्मी का शदीद सामना है, टेम्परेचर बहुत हाई और हीट वेव के मसाइल भी बहुत सीरियस होते जा रहे हैं। इसमें कुछ अमवात भी हुई हैं, तकरीबन कोई पिछले 3-4 दिन में आपने अगर देखा हो तो कोई 10 से 12 अफराद के जाँ बाग होने की खबरें भी हैं। उसमें ज्यादातर जो लोग रिपोर्ट हुए वो ये, जो कि कुछ नशे वगैरह की आदतों में भी थे मुलविस, उनकी हलाकतें हुई हैं, और कुछ जो है वो शहरी भी जाँ बाग में जो कि मुअम्मर थे।
सिलसिला यूं है कि जिनकी कुव्वत मुदाफ़त थोड़ी सी कमजोर है या थोड़े जो कमजोर मादे के अफराद है, गर्मी है, डेफिनेटली आपको पता है पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखना होता है, वाटर इनटेक बढ़ाना होता है आपको, और आपको अपने आप को सस्टेनेबिलिटी देनी होती है। लेकिन अब गर्मी इस कदर बढ़ चुकी है तो जो कमजोर कुव्वत मुदाफ़त वाले हजरात हैं वो इसमें जाँ बच भी हुए हैं, और इसके अंदर जो पेट की वबा और दीगर अमराज हैं, जैसे गर्मी से डायरिया एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है, तो लोग हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं। और इस वक्त गर्मी शदीद है, हीट वेव के असरात भी बहुत बढ़ रहे हैं, लोगों को आगाह भी किया जा रहा है कि वो अननेसेसरी मूवमेंट को भी अवॉइड करें, सर पे ठंडा कपड़ा भी रखें, धूप से बचें, और कोशिश करें कि जानबूझ के या किसी अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से अगर उनको निकलना है तो निकलें बाहर, अदरवाइज वो स्टे करें किसी सायेदार जगह में जहाँ पे उनको हवा और मुयसर रहे, और जो सूरज की तपिश है बराह रास्त उनके सर पे असर ना करे। रह गई बात आपकी कि कहते हैं ये पानी तो देखें कराची का सबसे बड़ा संगीन मसला है, और इस वक्त इन हालात में तो पानी एक बहुत बड़ा बहरानी मसला बना हुआ है, क्योंकि मंडी भी लगी हुई है कराची में, और मवेशियों की जब मंडी लगती है तो फिर उनको भी पानी की जरूरत होती है, और पानी डेफिनेटली वहां पे वो किसी और तरह से मैनेज होता है, क्योंकि वो बराह रास्त हाईवे पे के करीब अतराफ में मंडियां लगाई जाती हैं, आवाम का रश होता है, जानवरों का रश होता है, जानवरों के लिए पानी चाहिए, आवाम के लिए पानी चाहिए, सफाई सुथराई के लिए उनको पानी चाहिए, तो फिर वो लाइनों में जोड़ लगाए जाते हैं, कुछ ना कुछ अनएथिकल वे से उनको पानी फराहम किया जाता है। कराची में शहरियों को पानी वैसे ही नहीं मिल रहा होता, तो पानी अगर सप्लाई लाइन के जहां सप्लाई आ रही है वहीं से कटेगा तो फिर तो और शहरियों को मजीद मुश्किल सामना होगा। शहरी यहाँ पे पानी से भी बिलक के मर रहे हैं, न पानी है, न बिजली है, न गैस है, और अपेरेंटली इस वक्त हीट वेव का भी सामना है, और इंतजामिया अपने तई जो कर रही है सो कर रही है, लेकिन कहीं पे कोई सदबाव होता नजर नहीं आ रहा। जी। तो वैसे तो आदिल वहाँ पे कराची में हीट वेव का इतना नहीं होता था, क्योंकि मेरा अपना भी जो एक्सपीरियंस है, जब जाओ तो बड़ी खूबसूरत खुशगवार हवा चलती है। तो ये मुझे लगता है कि, या आप लोग सही ज़्यादा बता सकते हैं बेहतरीन, कि अगर वहाँ पे जब ये हवा बंद हो जाती है तो क्या ज़्यादा ह्यूमिडिटी या एक जो अंसर है गर्मी का वो आता है? वरना तो सारा साल यूजुअली एक मौसम रहता है, हाँ कुछ महीनों में जाके गर्मी होती है, लेकिन क्या इसकी वजह से ज्यादा असरअंदाज होता है कि जो इतनी खुशगवार वहां की हवा है वो रुक जाती है? देखिए इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो ना वो कम है, ह्यूमिडिटी जिसे आप कहते हैं कि वो थोड़ी सी ज्यादा लोगों को फील हो रही है, और हवाएं इस वक्त कब 2 दिन से कदरे बेहतर है कि हवा जो है पिछले 2 दिन से तो हवा बहुत शदीद गर्म हवा चल रही थी, हवा चल रही थी लेकिन गर्म हवा थी। अभी ये कि कम से कम 2 दिन से एटलीस्ट आपको जो बाहर हवा चल रही है वो थोड़ी कदरे बेहतर है। उस हद तक नहीं कि आपको नॉर्मल एक जो आप कह रही है कराची में मौसम हमेशा एक सा रहता है, वो कभी था एक सा रहता था कराची में, ना सर्दी ना गर्मी, दोनों में से कुछ फील नहीं होता था। यू वुड बी इन अ बैलेंस एनवायरनमेंट ओवर हियर, कि भाई कराची में आपको एक मुतदल मौसम का सामना रहेगा, यू कैन बी देयर इन इधर सर्दी और गर्मी, ठीक। बट अब यहाँ पे सर्दी भी ठीक ठाक पड़ती है अगर पड़ती है तो, और गर्मी तो शदीद पड़ती है। उसकी वजह ये कराची में दरख्त थोड़े बहुत थे, जो थे हमने वो भी काट दिए। हमारे पास जो फॉरेस्ट्री थी हमने उसको भी मतलब बेड़ा गर्क कर दिया, और हमारे पास हाई राइज का कल्चर कराची आपने देखा हो तो हर आबादी में जो छोटे छोटे प्लॉट्स थे उनके ऊपर कई कई मंजिला इमारतें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको बहुत बुरी तरह से मुतासर किया। हमारे मेयर साहब पिछले दिनों कराची आए हुए थे, सॉरी लाहौर आए हुए थे, तो वो ये कह रहे थे कि मैं लाहौर जा रहा हूँ लाहौर वालों से अपने तजुर्बात शेयर करने। तो हम कह रहे थे खुदा खैर करे, अब आपने उनसे तजुर्बा शेयर करने क्या करना है। अगर उन्होंने एक चीज देखी हो, मैं खुद लाहौर आता रहा हूँ, कई आई बीन ट्रेवलर मोस्टली, तो मैं जब एयरपोर्ट से निकलता था तो एयरपोर्ट के बिल्कुल राइट पे ना जो निकलने के बाद जो सब्जा है, वो सब्जा देख के शहर की हालत का आइडिया हो जाता था। आप कराची के एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको कराची के एयरपोर्ट से निकलते ही कराची का जो बीआरटी मंसूबा है, ये रेड लाइन वाला, ये देखते ही आपको शहर की हालत का अंदाजा हो जाता है। तो खदोखल आपको बता देते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ खड़ा हुआ है। तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से मुतासर है। अब आपके पास ऐसा कोई शेड नहीं है जो आपको नेचुरल, ना तो वो गर्मी सर्दी से कुछ भी नहीं। आप हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हो, आपका फ्लैट कल्चर है, आपने आसमान को छूती बिल्डिंगें बना दी है, 60-60 गज के प्लॉट पे आपने 5-5 मंजिला मकान खड़े कर दिए, और उस एक मकान एक जिस मतलब 60 गज मेरा ख्याल है आपका 5 मरला होता है, उसको जब अगर पंजाबी उसमें कहते हैं ना, पंजाब में लैंड की कैलकुलेशन में, तो उसमें आपने नहीं, सॉरी वो होता है 120, तो ये आपका 2.5 मरला हुआ। तो उसमें एक फैमिली का रहना मुश्किल है, गुजारा मुश्किल है। यहाँ पे उसके ऊपर 4-4 5-5 फ्लोर के पोर्शन बने हुए। तो आप अंदाजा करें कि लोग कितने कंजेस्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो फिर हवा को जो रास्ता चाहिए, नेचुरल हवा तो आपके पास है नहीं। उसी तनासुब से जब आबादी इतनी है, एक घर में जब 5 फैमिलियां रहेंगी तो उनको पानी की कंजम्पशन भी उतनी चाहिए, फिर गैस की फराहमी भी उतनी चाहिए। तो कराची का सबसे बड़ा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर और आबादी का गैर मुतनासिब तवाज़ुन है कि गवर्नमेंट के पास आदाद शुमार ही नहीं।
गवर्नमेंट आज भी 2 करोड़ 10 लाख पे चल रही है, जबकि इन एक्चुअल कराची 4 करोड़ को छू रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वेदर का वहाँ एक आप इंक्रीज़ देख सकते हैं गर्मी में बतदरीज। बाकी सालों के मुकाबले में ये हीट स्ट्रोक और ये इतना आम नहीं था, आप न्यूज़ नहीं सुनते थे, लेकिन अब कंटिन्यूसली साल में 2 सालों में इस तरह की चीज़ सुनाई देती है जिसकी वजह से वहाँ पे जानी नुकसान भी होता है और हालात भी इस तरह से बदलते हैं। तो क्या कोई रोड्स की ऊपर कोई उसकी क्या तब्दीली, कुछ बेहतरी आ रही है, या अभी भी जो रोड वर्क्स हैं वो उसी तरह से चल रहे हैं? और साथ में जैसे कि आपने बताया कि मंडी वहाँ पे लग रही हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली फिर इस सारे वैसे भी रश बढ़ता है, लेकिन इसकी वजह से तो और ज़्यादा जैम पैक हो जाता है। तो उसके अंदर फिर क्या मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं? देखिए, आपने जो बात की कि हीट वेव, अभी रिसेंट वाकया नहीं, हीट वेव की तारीख है 2015 में, एक बहुत सीरियस किस्म का, मेरा ख्याल है कराची को पहली बार इतनी शदीद गर्मी का सामना हुआ था। उस वक्त कराची के सर्द खानों में मैयतों को रखने की जगह नहीं थी, शायद आपको याद हो। जी जी, बिल्कुल 2015 में बिल्कुल, इतने बहुत सीरियस ज़्यादा। नंबर्स में को हाँ बिल्कुल। 1500-1600 से ज्यादा अमवात उसमें हुई थी लगभग। कोई जो मतलब ये तो वो नंबर है जो अब आपको बताए गए, लेकिन एक्चुअल जो था नंबर वो इट वाज एक्सीडिंग 2000 पीपल। उसमें मोस्टली तादाद उनकी थी जो मोमर हजरात थे, लेकिन बात ये है कि वही बात आए थे, गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए आपको आपकी सेहत उस तरह की हो, आपकी कुव्वत मुदाफियत हो, आपकी एब्जॉर्प्शन हो, ताकि आप चीजों को सस्टेन कर सके, उनको ले सके। लेकिन कमजोर बंदे पे ज्यादा हमला होगा, और जो तनावर दरख्त होगा उसके ऊपर आपको पता है कि वो बोझ बर्दाश्त कर लेगा। तो ये दैट्स हाउ द लाइफ गोज ऑफ। लेकिन उसके बाद बतदरीज 2-3 बार ऐसा हुआ है कि 2-3 साल के बाद कि ऐसा होता रहा है कि बहुत शदीद तरीके से चीजें होती रही हैं। अब बदकिस्मती ये कि इंतजामिया ने कभी भी इस चीज को कंसर्निंग वे में लिया नहीं। एक बार हुआ तो भाई, एक बार बेंचमार्क सेट हो गया तो यू शुड सेट एन एग्जांपल फॉर द नेक्स्ट टाइम, कि आप अगली दफा के लिए खुद को प्रिपेयर करो। हमारे यहाँ हादसे का वेट किया जाता है, हादसे के बाद उस पे कमेटी बनाई जाती है, कमेटी की गुजारिशात को के ऊपर सिफारिशात देने के लिए दोबारा कमेटी बनाई जाती है। उसके बाद एक जजमेंटल कमेटी आती है, जजमेंटल कमेटी अपने जजमेंट्स लेके दोबारा बड़ी कमेटी के पास चली जाती है। बड़ी कमेटी वाले तीसरी चौथी पांचवी कमेटी बना उसको रिव्यू करने के लिए देते हैं, आप उसको रिव्यू करें कि आया ये चीजें सही है या नहीं। तो यहाँ पे कमेटी कमेटी खेला जा रहा होता है। आपने बात की सड़कों की, अभी आप सड़कों की बात देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर की, बीआरटी रेड लाइन मंसूबा अपनी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि आपने 2020 में, मेरा ख्याल है कोविड के आखिरी अयाम थे, मुझे याद है यूनिवर्सिटी रोड की खुदाई शुरू हुई थी। मतलब मैं यूनिवर्सिटी रोड बड़ा मेरी बड़ी गहरी वाबस्तगी है उससे। मैंने तो कई तहरीरें लिखी हैं यूनिवर्सिटी रोड पे वॉक करते हुए। इस रोड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, एक बहुत बड़ी एक तारीख है इस रोड की। इसकी तारीख ये भी है कि आप देखें कि एमकेएम का वजूद इस रोड से आया। कराची यूनिवर्सिटी के बाहर एक हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, आपको पता होगा कि सिर्फ उसी वजह से इतना बड़ा ये सब हुआ था। तो अब आप यूनिवर्सिटी रोड आपने 2020 से लेके 26 में आप गिव अप करके आपने एफडब्ल्यू को दे दिया, आपने एक रियासती इदारे को दे दिया, सूबाई नाअहली का आपने एक बहुत बड़ा सबूत अपने आप दे दिया कि हम आपसे दीगर बातों पे सवाल क्या करेंगे। जब आपने खुद एक सड़क ना बना सके और आपने इन एफडब्ल्यू को दे के अपनी जान छुड़ा ली, और जो पुराना ठेकेदार है वो कोर्ट चला गया। वो कोर्ट में जाके जो दलाइल दिए उन्होंने, को अपना जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर है वो, और जो हुकूमती जो डिफेंडर्स हैं जिन्होंने ठेका किसी और को दिया है, पुराना ठेकेदार कह रहा है कि सर ये जो इसकी लागत थी आज से 4 साल पहले इतनी थी, अब ये दुगनी हो चुकी है, अरबों में रकम है। मैं बताऊंगा तो बातें फिर सवाल डिफरेंट से चले आते हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे मसला गवर्नेंस का ज्यादा है, और गवर्नेंस से ज्यादा कुछ और चीज का है, मतलब लेन देन के मामला आते हैं वो आपस में, मेरा ख्याल है कि माली बेजाब्तगी और आपस में अनबन के मामला है जो ये इस मसले को मुसलसल डिले करती रही है। और डिले करने के बाद बिल आखिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैज गिवन अप एंड दे गिवन टू एफडब्ल्यू के भाई उन्होंने किसी ताकतवर हाथी को दे दिया, और जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर वो कोर्ट का दरवाजा बजाता रहे, ना उसको स्टे मिलना है ना कुछ, क्योंकि देयर आर टैक्टिक्स दैट दोज वी प्ले, कि वो कैसे हमें चीजें करनी है। सियासत सबको आती है, सियासतदान उनको ही पता है सियासत करनी कैसे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की दबाहाली, जबूहाली और उनकी अपनी पुअर अंडरस्टैंडिंग विद द पीपल्स प्रॉब्लम एंड पीपल कनेक्टिविटी, यहाँ से अंदाजा हो जाता है कि सुबह से इनका क्या हाल है। और इंतजामी तौर पे तो आपने अपनी अपने फेलियर खुद ही बता दिए। बाकी शहरी तनासुब से शहरों की बता रहे कि आप पिछले दिनों वो उज़मा बुखारी साहब पंजाब की वजीर इत्तलात है,
उनको लेके पिछले साल एक बड़ी डिबेट रही, फिर वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत में आपस में कुर्बतें भी जो है वो कम होने लगी थी, रफाकतें बढ़ने लगी थी, मसले मसाइल बढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं आपको गुजरात लेके चलती हूँ, मैं आपको फैसलाबाद लेके चलती हूँ, मैं आपको मुल्तान लेके चलती हूँ, मैं आपको गुजरात लेके चलती हूँ, आप मुझे लाड़काना लेके जाएं, आप मुझे शिकारपुर लेके जाएं, आप मुझे सक्खर लेके जाएं और आप मुझे कराची दिखा दो बस। तो इस बात पे हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त बड़ा बुरा मान गए थे, जो कि बहुत रियलिस्टिक कंपैरिजन है भाई, कि आप हमें दिखा देना। तो आबादी के तनासुब से कराची बहुत बड़ा शहर है, लेकिन पंजाब और सिंध की आबादी में कोई कंपैरिजन नहीं है। वहां का रकबा भी बहुत बड़ा है, सिंध का रकबा भी उससे बहुत छोटा है, ठीक है, और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा आपका बलोचिस्तान आ जाता है। लेकिन शहरी और तजारती सरगर्मियां जो है वो सिंध में ज्यादा पाई जाती है। बदकिस्मत ये है कि आपके पास यहाँ पे तजारत को फरोग देने के लिए, कारोबारी तबके को रिलीफ देने के लिए और चीजों को ईज और ट्रांसपोर्टेशन को आसान करने के लिए, आमदोरफ्त को आसान करने के लिए जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ढांचा है, वो आपके पास सड़कों का जाल ही नहीं है। जी बिल्कुल 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 ठीक फरमाया आपने आदिल। बहुत ही लास्ट टाइम भी आपने बड़ा इसके ऊपर एक डिटेल दिया था, इंफॉर्मेशन दी थी, और अभी भी हालात वैसे ही हैं। बस ये है कि हम लोग आवाज़ ही उठा सकते हैं, जो हमारा काम है। और हाई होप कि ये लेकिन मैं जी कराची का मुकदमा उस वक्त से तब लड़ता आ रहा हूँ जब मैं 2006-7 में खुद 8 में तालिब इल्म था। हम्म हमने कराची की सड़कों पे, मेरा ख्याल है वो जो अंडर पासेस को रंगना शुरू हुआ था, मुस्तफा कमाल साहब उस वक्त नाज़िम थे कराची के, उन्होंने डोंट मेस विद कराची और आई ओन कराची के नाम से एक कैंपेन शुरू की थी शहर को ब्यूटीफाई करने की। हम्म बिलाशुबा हम उसके पहले कोऑर्डिनेटर्स में से थे, हम उस वक्त से शहर की आवाज बनते आ रहे हैं और आवाज उठाते आ रहे हैं, लेकिन ऐवानों तक अनफॉर्चुनेटली ये आवाज जाती तो है, लेकिन उनको कोई कंसर्न नहीं है। कराची की आवाम टोटली इस वक्त इरेलीवेंट है। आप आज कराची में इलेक्शन करवा दें, आपको कहीं से भी आवाम का कोई दिलचस्पी नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वोट किसी शख्सियत के लिए दिया जाता है, किसी सियासी जमात का कोई ना कोई सियासी चेहरा होता है, एक लीडर होता है। आपके इदारे का भी कोई सरबराह होगा, मेरे भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सरबराह होगा। लेट से कि मैं खुद एक इदारे का सरबराह हूं, तो पीपल वर्क फॉर मी। कराची की आवाम इस वक्त अपने नुमाइंदों से, चाहे वो किसी भी जमात के हो, उनसे यकसर मायूस हो चुके हैं। माजरत के साथ दे डोंट बिलीव इन एनीवन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आदिल। और बात तो ये है कि हम इसको डिस्कस तो करते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है और बड़ी तकलीफ़ के साथ ये कर रहे होते हैं, क्योंकि हम भी उसी आम आवाम का हिस्सा हैं जो इन चीज़ों को लिव इन कर रहे हैं और इसके ऊपर वॉइस रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट थैंक यू वेरी मच आदिल, आपका देने के लिए। कीप डूइंग द राइट वर्क, और होपफुली कहीं ना कहीं इस आवाज़ की सुनवाई भी होगी और इसके हालात की तरफ बेहतरी भी आएगी। तो बहुत शुक्रिया आपके शो पे आने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। तो हमारे साथ मौजूद थे आदिल अली, जिन्होंने बताया कि एक तो हीट वेव का वहाँ पर इशू क्या है, किस तरह से हो रहा है, लेकिन साथ ही ये सड़कों के और जो पानी के मसाइल ने कैसे अजीरन कर दिया है वहाँ कराची की आवाम का जीना धोपर कर दिया है। तो दुआ कर सकते हैं और आदिल को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ इसके बारे में कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी हम लोगों के शो का होता है इख्तिताम। इंशाल्लाह उज़्मा एक नए प्रोग्राम के साथ सुबह बखैर पाकिस्तान में हाजिर होंगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।